तो ये थी हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से पूरे दिन की कहानी आपको बताते हैं न्यूज अपडेट में। मोदी कैबिनेट ने सोलर मॉड्यूल्स के लिए 19,500 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर स्कीम में बदलाव को भी मंजूरी दे दी गई है। बदलाव के बाद अब सभी कैटेगरी के लिए एक समान 50% तक इंसेंटिव देने का प्रावधान होगा। इससे पहले अलग अलग के लिए कैटेगरीज के लिए 30 से 50% तक इंसेंटिव देने का प्रावधान था। कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। आज सोलर मॉड्यूल और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बात सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको बता दी थी। सीबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले में एबीजी शिपयार्ड के पूर्व सीएमडी ऋषि अगस्त्य कंपनी पर बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। एबीजी शिपयार्ड के चेयरमैन और एमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 2012 से 2017 के बीच 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए का उनको चूना लगाया। बैंकों को एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। एबीजी की शुरुआत 1985 में हुई थी। यह कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। जनवरी 2019 में एसबीआई ने कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जिसमें घोटाले का पता चला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक गहलोत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन कर सकते हैं। कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घर पर विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने अध्यक्ष चुनाव लड़ने के संकेत दिए। आज सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले उन्होंने कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें देश भर के कांग्रेसियों का स्नेह और विश्वास प्राप्त है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करने के लिए कहा गया तो वो नामांकन दाखिल करेंगे। गहलोत ने कहा कि वो सीएम के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आगे भी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा फिर विवादों में आ गई है। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से ढक दिया गया। आज ही केरल के कोची में स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर लगाए गए थे। इसमें सावरकर की तस्वीर भी थी। आपको बताएं कि कांग्रेस सावरकर को हमेशा उनका विरोध करती रही है। विशेष रूप से राहुल गांधी समय समय पर हमले करते आए हैं। दूसरी ओर बीजेपी सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी मानती है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नफरती बयान देने वाले एक पादरी से मुलाकात भी की थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण देश की जनता देख पाएगी। चाहे मामला जनहित का हो, देश हित का या संविधान से जुड़े मामले, सबकी सुनवाइयां का सीधा प्रसारण किया जाएगा। अगले सप्ताह से सभी संवैधानिक बेंच की सुनवाइयों का लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की ओर से मंगलवार शाम बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया। शुरुआत में यह प्रसारण यूट्यूब पर किया जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट इसके लिए अपनी वेब सेवा भी शुरू करेगा। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के नए ट्रस्टियों के नाम की घोषणा की गई है। इसमें रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह को ट्रस्टी बनाया गया है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक के एक दिन बाद हुई है। पीएम केयर्स फंड का फिलहाल टोटल बैलेंस 10,990 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड की शुरुआत 28 मार्च 2020 को की गई थी। इस फंड के जरिए सरकार का मकसद कोविड-19 जैसी आपातकालीन और संकट की स्थिति में राहत मुहैया कराना है। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ के तौर पर दर्ज की गई सार्वजनिक संपत्तियों की जांच होगी। साल 1989 में जारी किए गए एक गलत आदेश के आधार पर बंजर, उसर आदि सार्वजनिक संपत्तियां वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई थी। यह आदेश राजस्व कानूनों और वक्फ अधिनियम दोनों के खिलाफ था। अब 33 साल पुराने इस शासनादेश को रद्द कर दिया गया है। अभी तक वक्फ की तरफ से सरकार के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन सर्वे को लेकर एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने कहा है कि मुसलमानों को जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है।
गुजरात दंगों के मामले में सबूत गढ़ने के आरोप में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट की अदालत में तीस्ता सितलवाड़, आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सितलवाड़ को अंतरिम जमानत दी थी। सितलवाड़ और श्री कुमार दोनों को जून में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2002 के गोधरा दंगों के बाद मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है। श्री कुमार अभी साबरमती केंद्रीय जेल में बंद है। श्री कुमार के जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। मामले में तीसरे आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट भी जेल में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कंटेनर में भरे हेरोइन की एक बड़ी खेप को मुंबई से बरामद किया है। ड्रग्स की ये खेप मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से बरामद की गई है। पकड़ी गई 345 किलो हेरोइन की बाजार में कीमत 1,725 करोड़ रुपए है। दिल्ली पुलिस ने 6 सितंबर को दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में 2 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिनकी टिप्स के आधार पर ड्रग्स के कंटेनर को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि नशे की यह खेप भारत में भेजने वाला शख्स पाकिस्तान में रह रहा अफगान मूल का नागरिक है। इस कंसाइनमेंट को एक अफगानी कंपनी ने दुबई के रास्ते भारत भिजवाया था। जाने माने कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव का आज सुबह निधन हो गया। 58 साल के राजू लगभग 42 दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। 10 अगस्त को दिल्ली के एक होटल में जिम में एक्सरसाइज करते हुए राजू गिर पड़े थे। उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। राजू डॉक्टर्स की निगरानी में लगातार वेंटिलेटर पर थे। उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव होता रहा, उन्हें लेकिन होश नहीं आया। राजू अपने पीछे एक बेटी और एक बेटा छोड़ गए हैं। राजू भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री में स्टैंड अप कॉमेडी के पुरोधा माने जाते थे। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ टीवी और कॉमेडी शोज में खूब काम किया। और आइए अब बात करते हैं हमारी कवर स्टोरीज की। भारत सरकार ने जब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को लॉन्च किया तो इसने पेमेंट सिस्टम में एक क्रांति ला दी। एक ऐसी क्रांति जिसको दूसरे देशों में भी फॉलो किया जाता रहा। अब यूपीआई के इस इनोवेशन में भारत सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है, जो पेमेंट सिस्टम के फ्यूचर को और भी ब्राइट करने जा रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होते हुए आरबीआई गवर्नर ने एनपीसीआई के 3 नए पेमेंट सर्विस लॉन्च किए। इसमें पहला यूपीआई में रुपे क्रेडिट कार्ड, दूसरा यूपीआई लाइट और तीसरा भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स सिस्टम शामिल था। अब तक आप सिर्फ डेबिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते थे, लेकिन यूपीआई में रुपे कार्ड को लिंक करने का अब विकल्प आ गया है, यानी कि अब आप यूपीआई से अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक कर पाएंगे और कहीं पर भी पहले की ही तरह भुगतान कर पाएंगे। इससे न सिर्फ यूजर के लिए भुगतान आसान होगा बल्कि मर्चेंट को भी फायदा होगा। भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स उन एनआरआईज के लिए लाया गया है जो रहते तो विदेश में हैं लेकिन भारत में वो लेन देन करते हैं। एनआरआईज भारत में रह रहे अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने घर के लिए बिल वगैरह का जो पेमेंट्स होता है या दूसरे जो भुगतान होते हैं इस सिस्टम के जरिए कर पाएंगे। शुरुआत में फेडरल बैंक यूएई के लुलु एक्सचेंज के साथ मिलकर इसकी शुरुआत करेगा और वहीं यूपीआई लाइट के को सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने की बात कही जा रही है। यूपीआई लाइट इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसका माना जा रहा है। यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट है। इसके जरिए छोटी वैल्यू के भुगतान किए जा सकेंगे। इसे भुगतान करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी और 200 रुपए तक का लेन देन आप एक वक्त में इससे कर पाएंगे। यूपीआई लाइट से भुगतान न सिर्फ आसान होगा बल्कि इसके कई और भी फायदे हैं। देश में अगस्त में 6 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए हुए। इन कुल ट्रांजैक्शंस में 50% लेन देन अगर आप देखें तो वो 200 रुपए या उससे नीचे का है या कम का है। ऐसे में यूपीआई लाइट न सिर्फ लेन देन को आसान बनाएगा बल्कि इससे बैंकिंग सिस्टम पर भी बोझ कम पड़ेगा। इसके साथ ही इसके फेल होने वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी संख्या भी बहुत हद तक कम होगी। बैंक की ट्रांजैक्शन सेटलमेंट की लागत कम होगी और आम लोगों को बिना इंटरनेट के भी लेन देन की आजादी मिलेगी। यूपीआई लाइट
वैश्विक पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा रिवॉल्यूशन साबित हो सकता है, जिसके लिए रास्ता भारत ने तैयार कर लिया है। आइए इस पर थोड़ी और चर्चा कर लें, और इसके लिए फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर श्रीनाथ श्रीधरन हमारे साथ हैं। श्रीनाथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपीआई लाइट कहा जा रहा है कि अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है, खासतौर से जो छोटे पेमेंट्स हैं, किस तरह ये पूरे सिस्टम में क्रांति ला रहा है? देखिए, सिर्फ पूरे सिस्टम नहीं, पूरे दुनिया में क्रांति ला रहा है। इंडिया का जो अभी तक जो फिनटेक का रेवोल्यूशन या एवोल्यूशन हुआ है, और उसका जो टोटल इम्पैक्ट असर पड़ा है इन द ग्राउंड लेवल रियलिटी, वो बिल्कुल आई थिंक बहुत पॉपुलर हुआ। और जितना भी इनोवेशंस हो रहे हैं, ये लो कॉस्ट इनोवेशन है, बट मगर हाई इम्पैक्ट इनोवेशन है। ओके, अच्छा, लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इससे होंगे, ये कैसे काम करेगा? एक आम आदमी को अगर समझाना हो कि भाई यूपीआई लाइट कैसे काम करेगा, तो क्या आप उनको एक्सप्लेन करेंगे? वेरी सिंपल। अभी आपको अगर यूपीआई लेना है, यूपीआई इस्तेमाल करना है, आपको इंटरनेट एक्सेस और आपका कुछ खर्चा रहता है। और यूपीआई लाइट में जो लो वैल्यू ट्रांजैक्शन है, उसके लिए आपका जो फोन है, सिंपल फोन है, अगर उसमें स्मार्टफोन भी नहीं है, फिर भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और हमारा जो जियोफिकेशन हुआ है इंडिया में, हर जगह पे आपको डेटा एक्सेस अवेलेबल है, और डेटा का जो वैल्यू है, प्राइसिंग है, बहुत कम, और आपको पूरा ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, और ट्रांजैक्शंस का जो कमीशंस है बहुत बहुत कम है। ऑलराइट, अच्छा, ऑन डिवाइस वॉलेट इसे कहा जा रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि यूजर्स को इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी रियल टाइम पेमेंट के लिए। तो माना अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वहां पर टावर्स नहीं आ रहे हैं, जो खास तौर से हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में ऐसा बहुत होता है, और उनके छोटे छोटे पेमेंट्स करने होते हैं, तो ये कैसे काम करेगा बिना इंटरनेट के? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फोन डिवाइस है और उसको कनेक्टेड है नेटवर्क पे, और बिना इंटरनेट के भी ये कनेक्शंस जा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपका जो एसएमएस है, एसएमएस तो बिना इंटरनेट के भी जा सकते हैं। और मुझे तो लगता है कभी कभी जितना हमारा टेलीकॉम नेटवर्क्स कभी कभी शहरों में बंद है, सिर्फ रूरल एरियाज के लिए नहीं, अर्बन एरिया में भी बहुत काम आ सकते हैं। एब्सोल्युटली, और इसीलिए इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है, रिवोल्यूशनरी कहा जा रहा है। अच्छा, इसके लिए यूपीआई पिन की भी आवश्यकता नहीं होगी, कम से कम 200 रुपए तक के लिए? करेक्ट, नहीं होगी। और आपका जो फोन है, आपका आइडेंटिटी होगी अभी। एब्सोल्युटली, यानी कि 200 रुपए तक का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके लिए आपको यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसे यूपीआई लाइट कहा जा रहा है। अच्छा, जो बैलेंस होना चाहिए, यूपीआई लाइट बैलेंस एक डिवाइस में, वो मैक्सिमम कितना होगा? 2000। तो आप अपने अकाउंट से यूपीआई लाइट वॉलेट में 2000 रुपए डाल दीजिए, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताइए सर, अब 200 रुपए तक का, जैसा हमने आपको बताया कि जो पूरे के पूरे यूपीआई ट्रांजैक्शंस थे, उसमें तो आधा जो हिस्सा है, 50% ट्रांजैक्शंस हैं, वो 200 रुपए से नीचे के हैं। ये 200 रुपए के नीचे के ट्रांजैक्शन भारतीय जनमानस के लिए क्या मायने रखते हैं, जब हम इकोनॉमी में उसके योगदान की बात करते हैं, उसके कंट्रीब्यूशन की इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर जब हम बात करते हैं? आई थिंक आप 2-3 तरीके हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डे टू डे यूसेज और मंथली बास्केट जो कहते हैं, मंथली खर्चा, उसमें आई थिंक अबाउट 60% ऑफ यूसेज 200 से कम है। आप फॉर एग्जांपल शहर में भी देखिए, आपका जो जितना भी लेट्स से ग्रोसरी बास्केट लेना है, दिन का, वो फॉर अ फैमिली ऑफ 2 और 3 वो काफी है। आप रूरल में देखेंगे, आपको बहुत, आई थिंक फॉर द डेली कंजम्पशन 200 रुपया काफी हाई लिमिट। एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल, आप डिस्पेंसरी में यूज कर सकते हैं, दवाई लेने के लिए यूज कर सकते हैं, आप गैस भरना, अगर आपको फ्यूल भरना है बाइक के लिए, वो यूज कर सकते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बिल्कुल, और ये जो छोटे पेमेंट होते थे, गांव देहातों में जो रूरल एरियाज है, वहां पर क्या होता था कि लोगों को पेमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अगर आपको छोटे पेमेंट्स करने हैं खास तौर से, तो वो ज्यादातर कैश में ही पेमेंट ज्यादा करते थे। अब कैश वाला जो पेमेंट है, उसको कैशलेस इकोनॉमी क्यों बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को, ये सब जानते हैं।
तो इसलिए ये छोटे ट्रांजैक्शंस के जरिए कैशलेस इकोनॉमी बनाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम है। और दर्शकों की जानकारी के लिए एक और हम यहाँ पर बात बता दें कि यूपीआई लाइट का जो फीचर है ये भीम ऐप पर इनेबल हुआ है, और जो एनपीसीआई की प्रेस रिलीज है उसके द्वारा। और फिलहाल ये 8 बैंकों से संबद्ध है। पहला कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये वो बैंक्स हैं जिनके जरिए ये सुविधा मिलेगी। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस तरह के छोटे छोटे रिवोल्यूशंस जो हैं वो आते रहें, और जो हमारा पेमेंट सिस्टम है वो और सुदृढ़ होता रहे। जिस तरह से यूपीआई पेमेंट सिस्टम की तारीफ पूरी दुनिया में हुई है और बहुत सारे देश उसे अडॉप्ट भी कर रहे हैं अब, उसी तरह से यूपीआई लाइट एक और नया रिवोल्यूशन है जो हाथों हाथ लिया जाएगा न सिर्फ भारतीय उपभोक्ताओं की ओर से बल्कि पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनाथ श्रीधरन, इस तमाम जानकारी के लिए आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। थैंक यू। अगली कवर स्टोरी का रुख करते हैं। 2020 में सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से 15,146 लोगों की मौत हो गई, जबकि 39,102 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का यह डेटा साफ बताता है कि सीट बेल्ट पहनना कितना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद लोग सीट बेल्ट पहनने से गुरेज करते हैं, बचते हैं, आलस करते हैं। अब सरकार ने गाड़ियों में सीट बेल्ट अलार्म को अनिवार्य करने की तैयारी कर ली है, और इसको लेकर परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में जो प्रस्ताव दिए गए हैं उनके मुताबिक एम और एन कैटेगरी वाहनों यानी कि बेसिक से लेकर हाई एंड तक की सभी गाड़ियों में सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य होगा। पीछे की सीट पर बैठे लोग अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो ये अलार्म बजेगा। ड्राफ्ट में राइडर को अलर्ट करने के लिए 3 स्तरीय अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। पहले स्तर में जैसे गाड़ी शुरू होगी वैसे ही सीट बेल्ट ना लगाए होने पर सीट बेल्ट लगाने के लिए विजुअल वार्निंग दी जाएगी, और दूसरे लेवल में अगर ड्राइवर और पीछे बैठे लोग बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं या कि मूविंग कंडीशन में, तो विजुअल के साथ साथ ऑडियो वार्निंग भी आएगी। और अगर यात्री यात्रा के दौरान सीट बेल्ट खोलता है तो अलार्म फिर से बजेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से लोगों में सीट बेल्ट पहनने की आदत बनेगी। सरकार 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना चाहती है, और इसके लिए सरकार कई तरह के कदम भी उठा रही है। इसके लिए सरकार ने वार्निंग से बचाने वाले कई तरह के प्रोडक्ट पर भी रोक लगा दी है। कई तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो सीट बेल्ट में उसकी वार्निंग को बंद करने के लिए, जो बीप बजता था उसको बंद करने के लिए कुछ डिवाइसेस बड़े खुलेआम मिल रहे थे, ऑनलाइन स्टोर्स में मिल रहे थे, ऑफलाइन भी मिल रहे थे। तो सरकार ने इन प्रोडक्ट्स पर की बिक्री पर रोक भी लगा दी है। तो अगर आप या आपके आसपास कोई इस तरह के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो सावधान कर देते हैं मैं आपको, ये प्रोडक्ट बैन हो चुके हैं, और अगर आप इनको इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 5 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं। सीट बेल्ट पहनने के लिए सरकार यूं ही नहीं कह रही है, आंकड़े भी बता रहे हैं कि सीट बेल्ट ना पहनने से कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कितना नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का डेटा देखें तो 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था और सड़कों पर सिर्फ गिनी चुनी गाड़ियां ही थी, तब भी सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से हर दिन 41 लोग मारे गए, और 41 में से 20 ड्राइवर यानी कि फ्रंट सीट वाले, तो इतने ही बैक सीट पर बैठने वाले भी शामिल थे। यानी कि सीट बेल्ट ना लगाने से फ्रंट सीट और बैक सीट दोनों को नुकसान हो रहा था। रिपोर्ट बताती है कि 2020 में सीट बेल्ट ना पहनने से हुई कुल 15,146 मौतों में 7,810 मौतें ड्राइवर्स की थी, जबकि 7,336 पैसेंजर्स की मौत हुई। 2020 में सड़क हादसों में कुल 1,31,000 लोगों की जान गई। इनमें से 11.5% मौतें सिर्फ सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से हुई। WHO की माने तो सीट बेल्ट पहनने से ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए सड़क हादसे में मौत का खतरा 45 से 50% कम हो जाता है। वहीं पीछे की सीट पर बैठे लोगों के लिए यह खतरा 25% तक कम हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों सीट बेल्ट पहनने से लोग गुरेज करते हैं, और क्या अलार्म बजने से या अलार्म सिस्टम लगने से लोगों की सीट बेल्ट पहनने की जो आदत है उसमें कोई तब्दीली आ पाएगी और लोग इस बारे में और जागरूक हो पाएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ रोड सेफ्टी एनजीओ ट्रैक्स के फाउंडर प्रेसिडेंट अनुराग कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का वादा नितिन गडकरी साहब ने किया था वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अब हम लोगों के सामने है, लेकिन क्या बात बन पाएगी? बीप तो आगे वाली सीट पर भी था, उसमें भी लोग जुगाड़ कर देते थे,
तो मामला यहां पर कानून के लागू करने का है या मानसिकता में, प्रवृत्ति में परिवर्तन का है सर? सीट बेल्ट के बारे में दीपक जी हम लास्ट टाइम भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में जी। और जहां तक एक हमें अपना सिस्टम को समझने की जरूरत होगी, जो इंडियन फेडरेशन, जो फेडरल सिस्टम है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल या एक्ट फ्रेम करती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली मोटर व्हीकल एक्ट के केस में, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर कहां पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अभी भी जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि बीप अभी भी अवेलेबल है सिस्टम ड्राइवर सीट पर। सीट बेल्ट हमारी लगभग सारी सीट्स के लिए, बैक सीट्स के लिए भी, बैक पैसेंजर्स के लिए भी और फ्रंट के लिए भी, सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन उन रूल का इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट गवर्नमेंट जिस लेवल पर करवा रही है, क्या वो आज तक हो पाया है? दूसरा, जो एक अभी सिस्टम के बारे में था कि वो वेबसाइट वगैरह ये सेल करती थी ओपनली, उसका हमारा कोई मोडस ऑपरेंडी है कि हम उसको किस तरह से रोकेंगे? क्योंकि जनरली ये देखा गया है ना कि इम्प्लीमेंटेशन जो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंगली है कि पहले आरटीओ, जो मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर स्टेट का, उसका नोटिफिकेशन जारी करता है किसी रूल का पालन कराने के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस पर, और पुलिस उसके बाद उस चीज पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करवाती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि इंडिया में लगभग 80% सिटीज में इन्फोर्समेंट या तो 0 लेवल पर है या 0 से 20% लेवल तक है। पहले भी ऐसा हुआ है कि जब मोटर व्हीकल एक्ट हमारे यहाँ जो अमेंडमेंट लागू किया गया 2019 में, अभी तक मुश्किल से 7 या 8 स्टेट्स उसको पूरी तरह से पालन करवा रही हैं, रेस्ट अभी तक 0 है। तो क्या हमें पहले एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए या एक सिस्टम डेवलप नहीं करना चाहिए कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रोविजन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, वो मैंडेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, और जब तक हम उस लेवल पर नहीं जाएंगे तब तक जो पहले से प्रोविजन चले आ रहे हैं उन पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाए। तो ये भी इम्प्लीमेंटेशन, ये एक फौरी तौर पर एक ठीक है, अभी एक बिजनेसमैन की डेथ, बड़े बिजनेसमैन की डेथ के बाद में ये कार्यक्रम चालू हुआ और ये पॉलिसीज लाई गई या ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। 15 दिन बाद क्या ये स्टेट गवर्नमेंट्स उस चीज पर लागू कर पाएंगी ये नियमों को? सबसे बड़ा क्वेश्चन वहीं पर आता है। नहीं, और हैम्परिंग की बात हुई, हैम्परिंग रोकने के लिए तरीका क्या कोई? हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बट मैं एक चीज जो देख रहा हूं, और नितिन गडकरी साहब ने भी इस चीज को कहा कि रूल्स तो हैं, 2004-5 से ऑलरेडी रूल्स हैं, और शायद कुछ लोगों को जानकर ये शायद आश्चर्य भी होगा कि दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है अपनी 2021 में, यानी कि पिछले साल 43 लोगों का चालान किया था रेयर सीट बेल्ट नहीं पहनने को लेकर। अब ये बड़ा रेयर ऑफ द रेयर्स लगता है कि पिछली सीट पर सीट नहीं पहनने की वजह से चालान ऑलरेडी देश में हो रहे थे, बड़े कम हो रहे थे लेकिन हो रहे थे। 2022 में एक भी नहीं हुआ ना कि दिल्ली पुलिस की ओर से। तो ये कानून पहले से थे। अब कानून आपका जो काम नहीं कर पाया, मेरा सवाल यह है कि वो अलार्म कैसे करेगा, वो बीप कैसे करेगा? अनुराग जी, इसमें बहुत जैसे सेंसर ड्राइवर्स के सीट में सेंसर्स के बेस पर है ये, तो सेम वही सारी चीजों पर लगाया जाएगा। हाँ, इसमें एक जो लकूना है कि सपोज 4 सीट की गाड़ी है और 2 फ्रंट ड्राइवर को ड्राइवर प्लस बैक पैसेंजर्स के लिए है, क्या हमारी गाड़ियों में 4 लोगों का इन्फोर्समेंट लागू किया जाएगा कि गाड़ी में सिर्फ 4 लोग बैठेंगे, कार में 4 के अलावा 5वां नहीं बैठेगा? हाँ, एज ए ट्रेडिशनल मैं भी अपनी जब फैमिली को लेकर जाता हूं तो 5वां कैंडिडेट मेरी गाड़ी में होता है। हाँ। उस 5वें कैंडिडेट को सेव करने के लिए क्या हमारे पास 3rd सीट बेल्ट या उसके अलार्म का प्रोविजन है? दूसरा, ये बात तो सही है। हाँ, ये बात आपने सही बोली। एक प्रोविजन किया गया कि जो फ्रंट, थोड़ा सा एक चीज, ये आपने सही बात बोली, क्योंकि आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, को पैसेंजर बैठा हुआ है, पीछे 3 लोग बैठते हैं, जो बड़ा सामान्य सी बात है, और सीट बेल्ट होती है 2। तो तीसरी सीट बेल्ट क्या लगाई जाएगी, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है। या अगर तीसरा बंदा जो बीच में बैठा हुआ है, क्या उसका बैठना या तो इलीगल कर दिया जाए, या फिर उसके लिए सीट बेल्ट दोबारा से कंपनियां मैन्युफैक्चर करके वापस में कार बुला के करें? तो ये कैसे होगा? ये तीसरे पैसेंजर वाला जरा गणित समझाइए।
ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ गाड़ियों में जो थोड़ी सी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें थर्ड सीट का एक प्रोविजन होता है बीच में, कि एक छोटी सी सीट बेल्ट नीचे, जो कि वी शेप में नहीं होती, वो सिर्फ नीचे बेल्ट के रूप में होती है, वो लोग डीप प्रोविजन है। लेकिन सेंसर बेस्ड पर वहां पर लागू नहीं हो पाएगा कि सिर्फ 4 सीट के लिए रहेगा। अभी भी जैसे इसमें एक लूप होल छोड़ा गया है कि जिनका फेसिंग फ्रंट होगा सिर्फ उन पैसेंजर्स के लिए ये अलाउड है, लेकिन जो पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं पीछे की सीट पर, जिनका के फेस सामने नहीं है, तो उनके लिए प्रोविजन क्यों नहीं? क्या उनकी जान कीमती नहीं है? ये बात तो सही है। तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो चक्कर होता है ना, हाँ जी, तो जैसे जो अपनी सारी जो गाड़ियां हैं टोयोटा की, पीछे जो पैसेंजर कार्स के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट कार के रूप में, उनमें पीछे भी 2 से 4 लोगों के बैठने का प्रोविजन होता है, लेकिन उनके लिए क्यों नहीं है ये सीट बेल्ट? तो एक अगर फौरी तौर पर एक कोई मूवमेंट उठा, किसी वजह से उठा, और उसमें प्रोविजन हमने लागू कर दिए, और साथ में इन चीजों का ध्यान नहीं रखा कि उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज और क्या हो सकते हैं, तो आई थिंक कंपलसरी हो तो सबके लिए हो, और अगर नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। राम भरोसे आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, जिसको जाना है उसको जाने दीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर अगर हमने मोडस ऑपरेंडी तैयार नहीं की, स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने बाउंड नहीं किया, तो इसका भी, इस नोटिफिकेशन का भी वही असर होगा जो मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट का हुआ है। ठीक है, आपने जो कैजुअल अप्रोच का भी एक मैं यहां पर आपसे जिक्र करना चाह रहा था। देखिए, आपने नियम लेकर आप आ गए, उनको थोड़ा सा सख्ती से पालन कर दिया, अब ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पैसेंजर के लिए नहीं, जो पुलिसकर्मी भी हैं, मेरे ख्याल से अतिशोक्ति नहीं होगी अगर ऐसा प्रतीत हुआ या मालूम हुआ या ये प्रूव हुआ कि पुलिस वालों को ही नहीं पता है कि पीछे की सीट पर बेल्ट का चालान है या नहीं है, तो इसकी ये कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी। तो जितना पैसेंजर की अवेयरनेस की आवश्यकता है, उतना संभवतः पुलिस के, और दोनों में कैजुअल अप्रोच होगी। कई बार पुलिस भी जो है वो जहमत नहीं उठाती, उसने देखा कि हाँ ठीक है आगे की सीट पर बैठा हुआ है, पीछे की सीट पर देखने की जहमत नहीं उठाते। तो कैजुअल अप्रोच में चेंज दोनों के आना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और पैसेंजर दोनों के। अनुराग जी, सर मेरी एक इसमें अपना एक एडिशन है कि इसके साथ में एक ऐप डेवलप किया जाना चाहिए, जहां पर सबसे पहले, अगर आपने देखा होगा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर गवर्नमेंट या एनफोर्समेंट से रिलेटेड एजेंसी के लोग अगर इन लॉ का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर डबल पेनल्टी का प्रोविजन है। ये बहुत एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट है जो कि उसका प्रावधान हमारे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है कि जो हमारे इन्फोर्सर हैं, सबसे पहले लॉ का इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर किया जाना चाहिए कि अगर उनके ऊपर हुआ तो पब्लिक अपने आप 90% अवेयरनेस उस प्रोविजन के थ्रू होने लगेगी। अगर वो ऐप एक भारत सरकार डेवलप करती है कि लॉज योर कंप्लेंट हियर, कि अगर किसी पुलिस वाले का, अगर किसी आरटीओ मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का किसी ऑफिसर का, अगर आप बिना सीट बेल्ट पहने देख रहे हैं तो आप इसकी फोटो खींचिए और भेजिए इस ऐप पर, डबल चलान होगा उसका। तो जब ये वाइसा वर्सा जब एक चलेगा ना कि इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर जब प्रेशर आएगा कि हम जो है पब्लिक से ज्यादा परेशान है, तो शायद एक मूवमेंट, एक अवेयरनेस के रूप में आएगा। ये आइडिया अच्छा है वैसे तो, और उसी के द्वारा हम स्टेट गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं बांध सकते हैं। अदरवाइज अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स बेलगाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स मानने के लिए, न मानने के लिए कोई उनके ऊपर प्रोविजन नहीं है अभी तक कि अच्छी तरह से वो लोग मानेंगे। कई बार बोलते हैं हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो ट्रैफिक से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो जो काम कर रहे हैं हम उनकी भूरी भूरी सराहना करते हैं। बहुत डिमांड करे कि एब्सोल्युटली सर, डिमांड and it must start from the political scenario, political field and from enforcement field first। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। ये जो कैजुअल अप्रोच है ना, जैसे मैं कह रहा था, जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था से, पुलिस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनके काम को कोई भी कमतर आंक कर नहीं देख रहा है। लेकिन कई बार ये होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार पुलिस वालों के कि मूड है तो ठीक है, चालान काट रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, या कई बार शायद कोई उनके टारगेट्स होते हैं, जो बड़ा आम प्रचलन है इस बात का कि टारगेट होंगे इनके साथ, इसलिए चालान पे चालान काट रहे हैं। तो या तो मूड या तो टारगेट, तो उस पर अब अगर इस तरह का जो सजेशन आप दे रहे हैं अगर ऐसा होता है
तो फिर वो मूड या फिर टारगेट पूरे करने के लिए नहीं होगा, बल्कि उसको पूरा इन्फोर्स किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है मेरा सर आपसे, दिल्ली पुलिस का मैं देख रहा हूं, उनका एक बयान आया है, उसमें 3 जो उन्होंने कारण बताए, उन 2 का तो हमने जिक्र कर लिया। एक तीसरा कारण वो बता रहे हैं कि ओल्डर कार्स डू नॉट हैव रियर सीट बेल्ट्स। क्या आज भी हैं ऐसी पुरानी कारें सड़कों पर जिनमें रियर सीट बेल्ट है ही नहीं? और अगर उनमें सीट बेल्ट नहीं है तो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के कानून बनने के बाद क्या उन सब को मैन्युफैक्चरर की ओर से वापस ले जाकर सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी? सर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और ना सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इन्फोर्स कर सकती है कि जो पुरानी पहले से गाड़ियां बिक चुकी हैं, अगर BS3 गाड़ी बिक चुकी है तो क्या BS4 आने के बाद BS3 बंद हो गई, या BS6 आ गई तो BS5 बंद करवा दी गवर्नमेंट ने गाड़ी? वो सारा कुछ चालू रहेगा। जो ऑलरेडी गाड़ियां एग्जिस्टिंग मार्केट में हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर आज भी आप देखें तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आज भी जो एम्बेसडर्स चल रही हैं, किसी में भी प्रावधान नहीं है, उनमें तो फ्रंट सीट का भी प्रावधान नहीं है, तो उसमें ड्राइवर भी नहीं पहनते हैं मुश्किल से। तो हाँ, तो उसमें बैठे हुए लोगों का चालान होगा फिर हर बार। वही मैं कह रहा ना, हाँ, तो उसके लिए प्रोविजन लाना एग्जिस्टिंग, जैसे मैं एक मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर जा रहा, मैं सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जा रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट का सारा फोकस अपकमिंग और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है कि हम रोड सेफ्टी वहां पर लागू करेंगे। व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? हमारा हर चौराहा, हमारा हर गोल चक्कर, हमारी हर सड़क शहरों की डिजाइन उनकी ठीक नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन वहां पर ठीक नहीं है, और आप सीधा हाईवे की बात करते हैं, एक्सप्रेस वे की बात करते हैं सेफ्टी पर। वी आर द पीपल लिविंग इन द सिटीज एंड स्ट्रीट्स। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन हो, वो सबसे पहले हमारे शहर, हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ में होना चाहिए। उसके बाद में पब्लिक के ऊपर जाना चाहिए। बिकॉज अभी तक जो भी ये प्रावधान किए जा रहे हैं, ये अल्टीमेटली पब्लिक के ऊपर पेनल्टी के रूप में डायवर्ट होंगे। और गवर्नमेंट अथॉरिटीज, दिल्ली पुलिस ने अगर सिर्फ 54 या 55 चालान पूरे साल में किए, तो दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? या फिर आरटीओ की तरफ से अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारा खेल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का होता है। अगर अवेयरनेस उतनी ही बढ़ेगी जितना आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार नहीं बिल्कुल प्रोपोर्शन में उसको चलान करेंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए अब ये तो नजरिए की बात है, ये तो नजरिए की बात है, बिल्कुल ये तो नजरिए की बात है। देखिए सरकार का काम तो है कानून लेकर आना। अब उस कानून की आड़ में लोगों से सिर्फ चालान कटवाने के लिए या उनको उनकी दिक्कतें बढ़ाने के लिए अगर इस तरह से अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करेंगी इस अप्रोच के साथ, तो फिर तो आप कोई भी लॉ ले आइए, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। लेकिन हाँ, लोगों की सेफ्टी, उनको और सेंसिटाइज करने के लिए, जिम्मेदार बनाने के लिए और अपनी जो उनके कर्तव्य हैं उनके निर्वाह के लिए अगर सही तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सही माइंडसेट के साथ रूल को इंप्लीमेंट करें धरातल पर, तो मुझे लगता है कि काम बन पाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई आपके साथ, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बैंक खाता खुलवाएं, म्यूचुअल फंड खरीदें, क्रेडिट कार्ड बनवाएं या फिर किसी वॉलेट का इस्तेमाल करें, हर चीज के लिए अलग अलग केवाईसी करानी पड़ती है। आज तक हम यही कर रहे थे, यहां तक कि बीमा पॉलिसी लेने के लिए भी अब केवाईसी जरूरी होने वाली है। मगर अब सरकार सभी तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सिर्फ एक केवाईसी पर काम कर रही है। आइडिया ये पुराना है, सरकार रह रहकर बीच बीच में बयान देती है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब संकेत इस बात के दिए हैं कि ये पूरा आइडिया और इकोसिस्टम बहुत जल्दी लागू करवा दिया जाएगा। बार बार केवाईसी कराने की झंझट से अब जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। सरकार वन नेशन वन केवाईसी सिस्टम पर तेजी से काम कर रही है। दरअसल बैंक अकाउंट खुलवाना हो या मोबाइल का सिम लेना हो या फिर शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो या डिपॉजिटरी में पैसे निवेश करने हो, इन सभी कामों के लिए अलग अलग केवाईसी करवानी पड़ती है। इसके बगैर फाइल आगे बढ़ती ही नहीं, काम लटक जाता है। अब तो बीमा के क्षेत्र में केवाईसी जरूरी होने जा रहा है, लेकिन सरकार सिंगल केवाईसी सिस्टम को लेकर कमर कस चुकी है, ताकि एक बार केवाईसी हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल आगे किसी वित्तीय संस्थानों में लेन देन के लिए किया जा सके। सरकार ने साफ किया है कि उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर है। ऐसे में बैंकिंग और पूंजी बाजारों में एक समान केवाईसी से कामकाज में तेजी आने के साथ वित्तीय लेन देन भी आसानी से हो जाएगी।
पहले केवाईसी यानी नो योर कस्टमर को समझते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कस्टमर की पहचान और उसके पते को वेरीफाई किया जाता है। ज्यादातर ऑनलाइन सेवाओं के लिए सरकार ने केवाईसी को जरूरी कर दिया है। केवाईसी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड लगा सकते हैं। हालांकि पैन कार्ड में पता नहीं होता है, इसलिए उसके साथ एड्रेस को वेरीफाई करने वाला कोई डॉक्यूमेंट लगाना होता है। समझते हैं कि आखिर सिंगल विंडो केवाईसी सिस्टम जरूरी क्यों है। इससे एक तो समय की बचत होती है, कामकाज में तेजी आएगी। वहीं हाल के दिनों में केवाईसी के नाम पर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। ज्यादातर फ्रॉड करने वाले शातिर ठग यूजर्स को पहले मैसेज भेजते हैं और फिर फोन कर केवाईसी के नाम पर पर्सनल जानकारी में सेंध लगाते हैं। जैसे ही उन्हें किसी कस्टमर की पर्सनल जानकारी मिलती है, वो ग्राहक को चूना लगा देते हैं। कहीं बैंक अकाउंट खाली हो जाता है तो कहीं डीमैट खाते पर डाका पड़ जाता है। ऐसे में सिंगल विंडो केवाईसी के होने से डिजिटल डकैतों के फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं कॉमन केवाईसी से आम लोग इक्विटी ट्रेडिंग और बैंकिंग सिस्टम से जल्दी जुड़ सकेंगे। इससे बैंक खाता खोलना, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना और क्रेडिट कार्ड हासिल करना आसान हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी में शामिल हो सकेंगे। इससे निवेश को रफ्तार देने में मदद मिलेगी सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमोडिटी मार्केट में बेहतरीन कवरेज के लिए एक बार फिर जी बिजनेस को सम्मानित किया गया है। आगरा में आयोजित समारोह में जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा को गोविंद भाई पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मृत्युंजय कुमार झा को यह अवार्ड फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने दिया। कमोडिटी मार्केट में बेहतरीन कवरेज के लिए यह सम्मान मिला है। आपको बताएं कि पहला गोविंद भाई पटेल मेमोरियल अवार्ड जी बिजनेस को ही मिला है। समारोह में इंडस्ट्री के करीब 1000 दिग्गज मौजूद रहे। सेकेंडरी मार्केट में शेयरों की खरीद में ऐसा सिस्टम आएगा जिससे सौदा होने पर ही निवेशक के खाते से पैसा कटेगा। मतलब सेकेंडरी मार्केट के सौदों के लिए आईपीओ की तर्ज पर अजबा जैसा सिस्टम होगा। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक समिट में कहा कि इसे लागू करने पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे गड़बड़ियों को रोकना आसान होगा। जी बिजनेस ने सबसे पहले 8 जून को इसकी जानकारी दी थी। Engaged in looking at ASBA like the secondary market. So if it can be done for the primary market, why can it not be done for the secondary market? So again, if you are buying shares and you have to settle, the money should never leave your account. When it needs to be settled on T+1, because as you know we're rapidly moving towards T+1, the money will be appropriately taken. So the attempt is to reduce structural vulnerability. ग्लोबल फिनटेक समिट में जी बिजनेस के सवाल पर भी सेबी चेयरपर्सन ने जवाब दिया। सेबी चेयरपर्सन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। डेटा लीकेज का सवाल उठता है। आई थिंक उसमें बहुत सीधी सी बात है। हमारी रेगुलेशन है ऑन साइबर सिक्योरिटी और उसमें जो रेगुलरली वीएपीटी करना चाहिए लोगों को, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो किस तरह से होना चाहिए। वी हैव टेकन स्टॉक कि जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी मार्केट में वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने जब ये रिव्यू किया कि ये हमारी रेगुलेशन तो काफ़ी पुरानी है लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो 100% सही नहीं है या कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, तो उस तरफ से हमने और उसको बढ़ोतरी दी है कि उसमें कवरेज ज़्यादा होनी चाहिए और उन इंस्टीट्यूशंस को, बड़ी इंस्टीट्यूशंस को एक टाइमलाइन दिया गया है कि आप फिर से वीएपीटी करें और वापस हमें रिपोर्ट करें। तो ये एक ऑनगोइंग जर्नी है और साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट है वो हमेशा रहेगा। वो दैट इज़ द फ्लिप साइड ऑफ टेक्नोलॉजी और उसमें हमें बहुत ही सतर्क और तैनात होना पड़ेगा। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से खास बातचीत में टेक्सटाइल सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। बातचीत में टेक्सटाइल सचिव ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं।
हमने करीब पहले 2 साल पहले ही नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन करके एक नया मिशन चलाया है, जिसके अंदर हम R&D भी कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कैसे बढ़े उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमने PLI और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ये 2 काम किए हैं। ये जो हमारी इनिशिएटिव PM मित्रा पार्क की है, प्रधानमंत्री जी का जो 5F का जो विजन है, उसके अनुसार जो हम मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप करने जा रहे हैं, इससे साइज एंड स्केल भी आएगा और इसके साथ साथ साइज एंड स्केल के साथ साथ जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी। साथ में कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स भी हुए हैं, जैसे PM गति शक्ति है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो इन सबों का फायदा भी हमको एक्सपोर्ट बढ़ाने में होगा। क्या सरकार किसी तरह के कोई प्रयास कर रही है दोनों तरीके से, एक लगातार कॉटन की सप्लाई बढ़े या हमारे पास रिजर्व हो, दूसरा भाव बेतहाशा ऊपर नीचे ना हो, इसको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? खुशी की बात इस साल ये है कि एक तो केवल एरिया ही नहीं बढ़ा है, इस बार कॉटन की फसल भी अच्छी है और हम ये आशा कर रहे हैं कि इस साल करीब 375 लाख बेल्स, मतलब जो पिछले साल केवल 315 लाख बेल्स थी, इस बार 375 लाख बेल्स कॉटन उत्पादन होने का अनुमान है। मुझे आशा है कि इस साल कॉटन के प्राइसेज जो हैं वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं रहेंगे। मोदी कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर स्कीम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव को लेकर भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी अब ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले से सेमीकंडक्टर में इंडस्ट्री की रुचि बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने एक बड़ा प्रोग्राम सेट किया था। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं MOS समिति राजीव चंद्रशेखर सर। सबसे पहला सवाल ये, कैबिनेट ने आज जिस तरह के बदलावों को मंजूरी दी है, उससे क्या पूरी योजना पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का निवेश आप उम्मीद करते हैं? मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री को कि उन्होंने इस प्रपोजल को अमेंडमेंट करने की मंजूरी दी है। आज इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब हमारा फोकस जो था फैब्रिकेशन यूनिट्स पे, हम उसके साथ चाहते हैं पैकेजिंग और डिस्प्ले और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के फैब्स भी, और उनके इंसेंटिव्स और सिलिकॉन फैब्स के इंसेंटिव में थोड़ा फर्क था, दोनों के एक लेवल पर बना दिया है, तो ताकि हम पूरे इकोसिस्टम कैसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके। तो एक वो हुआ, और दूसरा हम ये भी चाहते थे कि जो हमारे देश के मास मार्केट के सेमीकंडक्टर्स हैं, जो हम मैच्योर नोड सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो हमने आज कैबिनेट ने उसका भी मंजूरी दे दिया है कि उस मैच्योर नोड के फैब्स में भी हम उसी लेवल के सब्सिडीज देंगे।